दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के मिडवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसका वार्षिक विभाजन एक सारांश के रूप में प्रस्तुत करेंगे हम। आइए समझते हैं कैसे। मध्यकालीन इतिहास। इस मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले दो पार्ट में से विभाजित किया जाता है। एक होता है पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। पूर्व मध्य भारत का इतिहास। दूसरा होता है उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। यानी मध्यकालीन इतिहास को दो पार्ट में बांटा गया है। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास और उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। पूर्व मध्यकालीन भारत इतिहास का समयकाल 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। और इसके अंतर्गत दो पार्ट हो गए। उत्तर भारत के राजवंश। उत्तर भारत के राजवंश। और फिर दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश। इसी तरह उत्तर मध्यकालीन भारत को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है अरब शासक। अरब मुस्लिम शासक। अरब मुस्लिम शासक। दूसरा है हमारा, इनका शासन काल होता है 712 ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। इसके बाद से पढ़ा जाएगा सल्तनत काल। सल्तनत काल।
अर्थात दिल्ली पर शासन करने वाले वंश। तीसरा स्टेप होगा मुगल वंश। इसका शासनकाल होगा 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, और इसका 15वीं शताब्दी से लेकर 1857 तक। उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश, ये दोनों जब भी हम अध्ययन करेंगे तो उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश या पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास का, इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे उत्तर भारत के राजवंश के समकालीन कौन कौन से दक्षिण भारत में राजवंश थे, तो इस प्रकार विभाजन करेंगे तो दक्षिण भारत के राजवंश और उत्तर भारत के राजवंशों में निम्न वंश आते हैं। इसमें उत्तर भारत के राजवंश में पहला है, देखिए इसको मिटा के बताते हैं। आइए समझ लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास को दो पार्ट में बांटा जाता है, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास और उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास का समय काल होता है 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, और उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास का समय काल होता है 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, अर्थात 1857 तक। अच्छा, पूर्व मध्यकालीन 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत के राजवंश के बारे में पढ़ते हैं और दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में जानते हैं। और उत्तर मध्यकालीन भारत का जो इतिहास होता है 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, इसके अंतर्गत अरब मुस्लिम शासक जो 712 ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी तक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से हम सल्तनत काल, दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद से मुगल वंश के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा हम समय के अनुसार इसमें समझ लेते हैं उत्तर भारत के राजवंश के बारे में। उत्तर भारत के और पार्ट वाइज इसमें थोड़ा थोड़ा जो विभाजन हुआ है, वार्षिक विभाजन, उसको हम समझते हैं। अब देखिए ये हमारा है पूर्व मध्यकालीन भारत। पहले इसको हमको पढ़ना है पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत, इसके जो दो पार्ट हैं, उत्तर भारत, उत्तर भारत के राजवंश, उत्तर भारत के राजवंश। दूसरा हमारा है दक्षिण भारत के राजवंश। उत्तर भारत के राजवंश में पहला हम पढ़ेंगे, इसका समय काल होता है कहाँ से 5वीं शताब्दी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक। उत्तर भारत के राजवंश में हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर वंश में से गुर्जर प्रतिहार।
फिर दूसरा पॉइंट है चंदेल वंश। तीसरा है परमार वंश। परमार वंश। उसके बाद से पाल वंश, सेन वंश, गढ़वाल वंश। सातवां है हमारा कश्मीर के वंश। कश्मीर के वंश। कश्मीर के वंश के अंदर जब 3 वंश पढ़ते हैं, कौन कौन सा है? कारकेट वंश, एक उत्पल वंश और एक क्या है? लोहार वंश। कश्मीर के बाद कामरूप वंश। कामरूप वंश या वर्मन वंश। फिर सोलंकी वंश। फिर हिंदुशाही वंश आता है, हिंदुशाही वंश। फिर 11 नंबर पे एक और वंश होता है, उसका नाम होता है सिसोदिया वंश। इस तरह उत्तर भारत के मुख्य वंश हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, पाल वंश, सेन वंश, गढ़वाल वंश, कश्मीर के वंश, कामरूप या वर्मन वंश, सोलंकी वंश, हिंदुशाही वंश, सिसोदिया वंश और दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश में ऐसे ही पढ़ लेते हैं। पहला होता है संगम वंश। संगम वंश इसके अंतर्गत शेर वंश, चोल वंश और पांडे वंश। पांडे वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा होता है पल्लव वंश। तीसरा है हमारा राष्ट्रकूट वंश। चौथा है चालुक्य वंश। इसके 3 पार्ट हैं। वैदिक का वैदिक वंश, फिर दूसरा हमारा वातापी चालुक्य वंश, फिर तीसरा है हमारा कल्याणी चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के अंतर्गत 3 वंश आते हैं, वेदी, वातापी और कल्याणी। फिर 5वां हमारा होता है चोल वंश। संगम
पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल वंश। उसके बाद से फिर छठवां आता है देवगिरी के यादव वंश। यादव वंश, फिर होयसल वंश, फिर सातवां होता है हमारा वारंगल के काकतीय वंश। आठवां होता है हमारा कदम्ब वंश। और नौवां है गंग वंश। यादव, होयसल, काकतीय, कदम्ब, गंग वंश, पल्लव। यही मुख्य रूप से वंश है। यानी पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो समय काल है 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत के जो राजवंश थे उसी के समकालीन दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनके जो वंश है वो निम्न प्रकार हैं। जैसे उत्तर भारत के राजवंश थे जिनके प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, पाल वंश, सेन वंश। कश्मीर के वंश कामरूप वर्मन वंश, सोलंकी वंश, हिंदू शाही वंश और सिसोदिया वंश। फिर दक्षिण भारत के राजवंश थे। सबसे पहले इसके दो पार्ट हैं। एक संगम वंश का मतलब 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। और दूसरा पार्ट इसका माना जाता है 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 12वीं ईस्वी तक या 12वीं शताब्दी तक। तो इसमें इसके अंतर्गत संगम वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, ये जितने भी वंश हैं ये सब का सभी हमारे दक्षिण भारत के राजवंश हैं। चोल वंश, यादव वंश, होयसल वंश, काकतीय वंश, कदम्ब वंश और गंग वंश। इसका अध्ययन हम पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं डिटेल से। ये हमारा शार्ट रूप हो गया। अब इसके बाद से हम समझते हैं उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारत का इतिहास। उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको हम अध्ययन करते हैं 3 पार्ट में। इसका पहला पार्ट होता है अरब मुस्लिम शासक। अरब मुस्लिम शासक इसके अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, फिर दूसरा होता है हमारा मोहम्मद गजनवी, या मोहम्मद गजनी भी लिखा रहता है। और तीसरा हमारा है मोहम्मद गोरी। इसी के शासनकाल में 3 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। फिर चंदावर का युद्ध हुआ था। तो इसी तरह अरब मुस्लिम शासक के अंतर्गत हम 3 शासकों के बारे में पढ़ते हैं, जिसका समय काल होता है 6
712 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद से दूसरा हमारा स्टेप आता है गुलाम वंश, सॉरी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इसका समय कब होता है? 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश। गुलाम वंश का शासन काल होता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासन काल होता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश आता है, इसका समय काल होता है 1320 से 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक। तुगलक वंश के बाद आता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश का समय काल होता है 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद से हमारा आता है लोदी, बहलोल लोदी, जिसके संस्थापक हैं, जिसका समय काल होता है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी में। और इसी लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होता है, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। और यहीं से लोदी वंश समाप्त होता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद हम समझेंगे उसका डिटेल में। यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला पॉइंट होता है अरब मुस्लिम शासक, जिसका समय काल होता है 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, जिसके अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, 3 मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद से हमारा आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 12वीं शताब्दी से लेकर, यानी गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश के शासन तक दिल्ली सल्तनत माना जाता है। उसके बाद से तीसरा इसका स्टेप आता है तीसरा स्टेप होता है हमारा मुगल वंश। मुगल वंश 2 पार्ट में बांटा जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए और इधर पार्ट बी। इसको हम कह सकते हैं पूर्व मुगल कालीन शासक, पूर्व मुगल कालीन शासक। इसका समय काल होता है 1526 से लेकर 1707 औरंगजेब के शासन काल तक।
दूसरा होता है हमारा उत्तर मुगल कालीन शासक। उत्तर इसका समय काल होता है 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। पूर्व मुगल कालीन शासक के अंतर्गत आते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये शासक आते हैं। और उसके बाद उत्तर मुगल कालीन में हम देखते हैं, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि पूर्व मुगल कालीन शासक में बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जितने भी शासक इसके बीच में हैं, सबका अध्ययन किया जाता है, जिसका समय काल होता है 1526 से लेकर 1527 तक। ठीक। और दूसरा पार्ट होता है उत्तर मुगल कालीन। उत्तर मुगल कालीन शासक, इसके अंतर्गत आते हैं बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक। शासक जो उत्तर मुगल कालीन शासक के अंतर्गत इसको शाह आलम द्वितीय के नाम से, शाह आलम के नाम से जानते हैं। शाह आलम प्रथम, शाह आलम के नाम से भी जानते हैं। और बहादुर शाह द्वितीय सबसे मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था, सबसे अंतिम शासक का मुगल वंश का। यानी इसके बाद हमारा आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। और इससे पहले दो लड़ाइयाँ होती हैं, क्या नाम है, 1857। 3 युद्ध इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक 1757 सॉरी 1757 नहीं, 1857 की क्रांति के बाद आधुनिक युग की पृष्ठभूमि की शुरुआत
होती है, शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश कंपनी भारत पर शासन करने लगती है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद आधुनिक युग की पृष्ठभूमि की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद से 1857 के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके तहत भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण सुधार होते रहते हैं और अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए नए नए नियम और प्रावधान लाए जाते हैं। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।